नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं मैं। आइए चलिए आज हम लोग रिले में एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है महो रिले। महो रिले को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है एडमिटेंस रिले। तो सबसे पहले महो रिले की हेडिंग डालेंगे। महो रिले या इसी को बोला जाता है एडमिटेंस रिले। वही हम शुरुआत कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इम्पीडेंस रिले निकाला था, उसमें हमने पहले यूनिवर्सल टार्क इक्वेशन लिखा था। तो इसी तरीके से यहाँ भी हम पहले यूनिवर्सल टार्क इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेज करेंगे जिसके कारण हम लोग महो रिले का वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन। यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन, यूनिवर्सल रिले टार्क इक्वेशन T इक्वल टू K1 I स्क्वायर प्लस K2 V स्क्वायर प्लस K3 V I कास थीटा माइनस टाउ प्लस K4। अब ये क्या है आपको पता ही है। K1 I स्क्वायर करंट कॉइल द्वारा डेवलप टार्क, K2 V स्क्वायर वोल्टेज कॉइल द्वारा डेवलप टार्क, K3 V I कास थीटा माइनस टाउ करंट और वोल्टेज कॉइल द्वारा डेवलप टार्क, और K4 क्या है यहाँ पर स्प्रिंग द्वारा रिस्ट्रेनिंग टार्क है। हम लोग महो रिले में कुछ चेंजेस करते हैं। महो रिले के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फॉर महो रिले K1 बराबर 0 लेना पड़ेगा, K4 बराबर 0 लेना पड़ेगा, और हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, K3 को हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा और K2 को मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा। K3 को पॉजिटिव और K2 को निगेटिव। देखो ये वाला पार्ट हमको याद रखना है। ऐसा है ना, इसके दूसरे तरीके भी हैं टार्क निकालने के लिए महो रिले के, लेकिन वो और भी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो हम ये थोड़ा सा सिंपल और कम टाइम में काम चलने वाला फार्मूला या प्रोसीजर लेके चलते हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा इम्पीडेंस रिले के लिए, महो रिले के लिए और रिएक्टेंस रिले के लिए। चलिए अब इसमें आप ये वैल्यू रखिए, यहाँ पर ये वैल्यू रखें ये, तो क्या आ जाएगा, T इक्वल टू K1 बराबर क्या हमने रखा 0 आ जाएगा, K2 माइनस में हमने रख दिया तो क्या हो जाएगा माइनस K2 V स्क्वायर, K3 प्लस में है तो ये हो जाएगा K3 V I कास थीटा माइनस टाउ, और K4 0 हम ले लिए हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो K3 V I कास थीटा माइनस टाउ माइनस K2 V स्क्वायर, ये K2 V स्क्वायर। अब देखो वही बात आ गई जैसे कि हम लोगों ने इम्पीडेंस रिले में देखा था ना, एक टर्म हमारा पॉजिटिव में है, ये वाला टर्म मेरा पॉजिटिव में है, ये वाला टर्म मेरा निगेटिव में है, और रिले मेरा तभी ऑपरेट करेगा जब टार्क पॉजिटिव आए या टार्क का मान 0 से अधिक हो। टार्क की वैल्यू 0 से अधिक तब आएगी जब ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है बड़ा आया हो और ये सेकंड पार्ट छोटा हो। मींस माइनस वाला पार्ट अगर छोटा हो और ये प्लस वाला पार्ट बड़ा हो तो इसका जो वैल्यू होगा, टार्क का वैल्यू पॉजिटिव होगा या 0 से अधिक होगा। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे फॉर रिले ऑपरेशन T इज़ ग्रेटर दैन 0। T इज़ ग्रेटर दैन 0 कब आएगा, जब हमारा K3 V I कास थीटा माइनस टाउ इज़ ग्रेटर दैन K2 V स्क्वायर। जब ये एक सिचुएशन होगी तब मेरा T इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा। अब इसको भाग दे लो, ठीक है। K3 की जगह K3 रखो, ये वाला K2 इधर लेके चले आओ। K3 अपान K2
वी और वी आई भी आप इस साइड ले आओ, कास थीटा माइनस टाउ ग्रेटर देन वी स्क्वायर अपान वी आई, ये वाला वी आई है। अब यहाँ से देखो v से या वी स्क्वायर इसका कटा आया, बचा क्या k3 अपान k2 कास थीटा माइनस टाउ इज ग्रेटर देन v बाई आई, यही तो बचा है। इसी को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। v बाई आई इज लेस देन k3 अपान k2 कास थीटा माइनस टाउ, कास थीटा माइनस टाउ। v बाई आई क्या है, z है, z इज लेस देन k3 अपान k2 कास थीटा माइनस टाउ। हम थोड़ा सा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए k3 अपान k2 इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर दे रहे हैं और 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग दे रहे हैं। कोई अंतर तो आएगा नहीं, ये जानबूझकर मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, आगे हमको इसी टाइप का कुछ इक्वेशन मिलेगा, इसलिए हम जानबूझ के 2 से गुणा कर दिए, 2 से भाग दे दिए। तो अब z इज लेस देन 2, ये k3 अपान 2 k2 हो जाएगा, जेड आर एस रिले सेटिंग, जेड आर एस कास थीटा माइनस टाउ, कास थीटा माइनस टाउ, जहाँ पर वेयर जेड आर एस बराबर हो जाएगा k3 अपान 2 k2। अब इसको क्या कर लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सा इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस सीन बाय रिले, ये कौन सा इम्पीडेंस है, रिले सेटिंग है। जब इम्पीडेंस सीन बाय रिले इससे कम आएगा तो रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगा। जब ये जो इम्पीडेंस है इस इम्पीडेंस से रिले द्वारा सीन किया गया इम्पीडेंस कम आएगा तो रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगा। ये महो रिले की कहानी होती है। अब चलिए, अभी पूरा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमको ये सिचुएशन पता चली कि किस कंडीशन में ऑपरेट करेगा। अभी हमको ये भी तो पता करना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और ये कैसे ऑपरेट करेगा, हमको ये भी समझना है। रिले का कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए हम वही बाउंड्री कंडीशन या एज ऑफ रिले ऑपरेशन वाली कंडीशन मानते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। चलो, इसमें अब ये देखो हमको क्या करना है, रिले की कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। रिले की कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करते हैं, एट द एज ऑफ रिले ऑपरेशन, जब रिले ऑपरेशन की एज पर होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, z बराबर हो जाएगा 2ZRS कास थीटा माइनस टाउ, ये कुछ ऐसा होगा। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पर एक एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस केवल समझने के लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो यहाँ कोई पॉइंट P है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट P है और P जो पॉइंट दिया गया वो किसके बराबर है, x और y के बराबर। मतलब ये हुआ कि ये वाला हमारा y हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा x हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाऊं तो ये यहाँ ऐसे आएगा,
और मैं ये मान लूँ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ओरिजिन का डिस्टेंस क्या है, r है, तो ये r है। इस पॉइंट को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, दूसरा मेरा तरीका ये है, इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा r और ये एंगल थीटा, ये r कामा थीटा। हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये समझो, मान लो कि एक हमारे पास ऐसा सर्किल है, एक मेरे पास ऐसा सर्किल है, एक मेरे पास ऐसा सर्किल है जिसका रेडियस हमने यहाँ पर लिया है, इस सर्किल का रेडियस हम लिए हैं a, और ये हम ऐसा सर्किल बनाए हैं a बराबर r। a बराबर r का मतलब हुआ कि चाहे थीटा कोई भी एंगल हो, हमेशा r बराबर a ही रहेगा। तो यहाँ पर एक मान लो मैं एक पॉइंट P ले लेता हूँ, ये इसको मैं मिला दूंगा, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये कितना हो डिस्टेंस r, तो ये हो जाएगा क्या पी आर थीटा, ये हो जाएगा ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँगा, मॉडिफाई करते करते हम लोग किसी रिज़ल्ट में पहुँचने वाले हैं। दूसरा हमने ये मॉडिफाई किया, दूसरी कंडीशन में हमने ये मॉडिफाई किया कि माना कि हमारा जो सर्किल है ओरिजिन से होके गुजरता है और सर्किल का सेंटर x एक्सिस पर है। when circle passing through origin and center at x axis हम एक ऐसा सर्किल बनाना चाह रहे हैं कि जो ओरिजिन से होके पास कर रहा है और उसका जो सेंटर है वो x एक्सिस पर है। तो आप ऐसा सर्किल बनाओ, ये आपने ये एक ऐसा सर्किल बना दिया है और ये कहा क्या गया है कि इसका जो ये सर्किल है, ये मेरा सर्किल पास करता है कहाँ से, ओरिजिन से। ये आपका, ये मान लो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। और इसका सेंटर देखो कहाँ पर है, x एक्सिस पर है। इसका सेंटर कहाँ पर है, x एक्सिस पर है। यहाँ से अगर इसका इस सर्किल का रेडियस a हम मान लिए हैं, तो यहाँ इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2a डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a डायमीटर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट P ले लेता हूँ, P, ये क्या हो जाएगा, r थीटा। r क्या है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। थीटा क्या है, एंगल है। अब ये इसको अगर मैं मिला दूँ तो ये इसको अगर मैं मिला दूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम मिला दें तो इस पर जो बनने वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। हाफ सर्किल में बन रहा है ना एंगल, तो इसलिए ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से तो आप कास थीटा की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें क्या हो गया, रेडियस, कर्ण क्या हो गया, ये डायमीटर। तो यहाँ से आप निकालो कास थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार मीन्स r बटे कर्ण मीन्स 2a। तो r बराबर क्या आ गया, 2a कास थीटा। देखो हम ये करना चाह रहे हैं, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम ऐसा इसका इक्वेशन बनाएं, इस सर्किल से हम ऐसा इक्वेशन लेके आएँ कि वो इसको सेटिस्फाई करे, इस फॉर्म में रहे।
इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में रहे, इसको ये सेटिस्फाई करे। तो यहाँ देखो आर की जगह क्या है, जेड है 2, ए की जगह क्या है, जेड आर एस है, कास थीटा माइनस टाउ है, यहाँ पर कास थीटा है। तो अभी ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें हम कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे। वो मॉडिफिकेशन क्या करना है हमको, देखिए आप, हम कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे। चलो हम अब क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा सर्किल बना रहे हैं जिसका सेंटर एक्स एक्सिस से टाउ डिग्री शिफ्ट हो गया है। ये हम एक ऐसा सर्किल बनाना चाह रहे हैं कि जिसका सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है ना, टाउ डिग्री शिफ्ट हुआ है। यहाँ लिखो when the center of circle shifted at tau angle from the x axis। अब मुझे एक ऐसा सर्किल बनाना है कि जो सेंटर से टाउ डिग्री शिफ्ट हो रहा है, जो एक्स एक्सिस से टाउ डिग्री शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये हमने एक सर्किल बना लिया, ये हमने सर्किल बना लिया, इसका सेंटर क्या है, ये है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर आप देखो इसका जो सर्किल, ये जो सेंटर है, ये सेंटर कितना शिफ्ट हो गया, टाउ एंगल शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया, टाउ एंगल। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप पहले से ही मान के रखे हैं 2a। अब जैसे पहले की तरीके से हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक पॉइंट मानते थे और हमने ये माना कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है और ये r थीटा पोलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया गया। r क्या है, इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। थीटा क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा क्या है, एक्स एक्सिस से ये जो r डिस्टेंस है इसका एंगल है, इससे इसका एंगल है। यहाँ से लेके एक्स एक्सिस का एंगल कितना है, थीटा। आप समझो, यहाँ से यहाँ के बीच ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, टाउ है। ये पूरा कितना एंगल है, थीटा है, और ये कितना है, टाउ है। अगर थीटा में से टाउ घटा देंगे तो यही एंगल बचेगा ना, ध्यान दो। ये पूरा थीटा है, ये इतना टाउ है, थीटा में से टाउ घटा देंगे तो ये वाला एंगल बचेगा। ये वाला एंगल का मतलब हमारा ये बचेगा, और ये एंगल क्या कहलाएगा, थीटा माइनस टाउ। क्या कहलाएगा, थीटा माइनस टाउ। अब क्या करो, अब आप इसको मिलाओ। अब ये चूंकि हाफ सर्किल है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, 90 डिग्री। अब इसमें कास थीटा निकाल लो, यहाँ पर निकालोगे कास थीटा की जगह क्या है, थीटा माइनस टाउ है। कास थीटा माइनस टाउ बराबर आधार क्या है, ये r है, कर्ण क्या है 2a, r अपान 2a। यहाँ से r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a कास थीटा माइनस टाउ, 2a कास थीटा माइनस टाउ। ये समझो। अब यहाँ पर देखो, ये अब इसको मिलाओ, एक ये इक्वेशन है हमारा और एक इक्वेशन ये है। r की जगह क्या है मेरा, z है,
एक ही जगह क्या है, जेड आर एस है, कास थीटा माइनस टाउ, कास थीटा माइनस टाउ। ये वाला इस वाले ट्रेंगल में हमने लगाया था कास थीटा माइनस टाउ, इस वाले ट्रेंगल में हमने कास थीटा माइनस टाउ लगाकर निकाला। ये वैल्यू तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ये वैल्यू आपके सामने मिल गई। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये मिला, यहाँ से हमको एक चीज़ ये मिली कि A बराबर क्या है, जेड आर एस। ये जो रेडियस है ये डायमीटर 2a है, ये रेडियस कितना है, a है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो a बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, जेड आर एस। और इसका जो ट्रिपिंग रीजन होगा ये सर्किल के अंदर होगा। तो यहाँ पर हम चूँकि जेड आर एस रिले की सेटिंग है, जेड आर एस क्या है, रिले की सेटिंग है, यहाँ से यहाँ तक जेड आर एस है और इसके अंदर ही जेड आर एस है। चूँकि बताया गया है ना कि अगर इससे कम होगा तो रिले ऑपरेट होगा, मीन्स ये हम कह सकते हैं कि ट्रिपिंग रीजन बराबर हो जाएगा इंटीरियर ऑफ सर्किल, इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल। जो इसका ट्रिपिंग रीजन होगा वो इंटीरियर ऑफ सर्किल होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये हमारी जेड आर एस क्या है, रिले की सेटिंग है और हमारा फार्मूला ये कहता है ना कि अगर रिले जितनी सेटिंग है उससे अगर कम इम्पीडेंस की वैल्यू सीन किया जाए रिले के द्वारा तो रिले ऑपरेट कर जाएगी। तो जेड आर एस हमारा ये दिया ही है, अगर इससे जेड आर एस दिया है और जेड आर एस ये टोटल अगर इसमें अगर सर्किल में देखा जाए तो ये सर्किल के अंदर जेड आर एस की वैल्यू आ रही है चारों तरफ। अब जेड आर एस से अगर कम आएगा तो रिले ऑपरेट करेगा, जेड आर एस से अधिक का मतलब सर्किल से बाहर। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है ट्रिपिंग रीजन बराबर इंटीरियर ऑफ द सर्किल। अब हमें करना क्या है, इसको समझो, इसको हटा दिया जाए, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। हमने एक सर्किल बनाया था ना, ये वही चीज़ हम बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये क्या था, वाई एक्सिस। तो इसको अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई ना लिखकर इसको आर और एक्स लिख देंगे, आर एक्स प्लेन में। और यहाँ मेरा ये सेंटर था, ये सेंटर था, ये कितने एंगल पर था, टाउ एंगल पर था, और सेंटर से इसके बीच की दूरी कितना है, जेड आर एस। अब मैं ए बराबर क्या है मेरा, जेड आर एस है, इतना समझो। इसके अंदर वाला भाग, इस रिले के अंदर वाला भाग किस में आएगा, ट्रिपिंग में आएगा। किस में आएगा, ट्रिपिंग में। और बाहर वाला ब्लॉकिंग में आएगा। बाहर वाला किस में आएगा, ब्लॉकिंग में। अब इसको आप ऐसे समझो कि एक मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर मेरा एक माहो रिले लगा हुआ है, ये माहो रिले लगा हुआ है, ये ट्रांसमिशन लाइन आगे ऐसे जा रही है। मैं अगर इस ट्रांसमिशन लाइन इस रिले के लिए जो मैंने डिस्टेंस सेट करके रखा है, अगर मैं कहूँ ये जो डिस्टेंस हमने सेट किया है वो है L1, वो क्या है, L1 है, L1। और तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस होगा, जो इम्पीडेंस इस रिले द्वारा सीन किया गया जो इम्पीडेंस होगा, Z बराबर हो जाएगा 2L1 एंगल थीटा TL, यही ना होगा, Z बराबर 2L1 एंगल थीटा TL। जैसे हम पहले करते चले आए, ये 2 थीटा TL क्या है, इम्पीडेंस एंगल है, थीटा TL क्या है, इम्पीडेंस एंगल है। तो हम क्या करते हैं, ये L1 को इसमें, ये जो हमारा क्या है माहो रिले के लिए सेटिंग है, तो हम इस, अगर ये L1 हमको दिखाना हो तो हम कहाँ दिखाएंगे,
यहाँ हम दिखाएंगे। ये मेरा जैसे होता ना एक पॉइंट P ले लिया करते थे, तो ये मेरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी L1, और एंगल कितना है एक्स एक्सिस से थीटा TL। इसको हम क्या दिखा सकते हैं, इसको हम L1 का नाम दे सकते हैं, और ये इसको हम मिला देंगे तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन जाएगा। अब हमने ये माना ये जो पॉइंट है हमारा L1, इस पॉइंट पर जो इतने है, इस पॉइंट पर इम्पीडेंस है हमारा 100 ओम और लेंथ है हमारा 50 किलोमीटर। बात को समझो, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है 50 किलोमीटर है, और इसका जो हमने इम्पीडेंस माना है वो कितना माना है 100 ओम माना है, हमने ऐसा मान लिया है। अगर ये समझो, इसको ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर कोई फॉल्ट आए, यहाँ पर कोई फॉल्ट आया F1 पॉइंट पर, ये कहाँ पर है F1, और इसको ऐसे मानो ये जो F1 है मेरा, ये इस F1 की दूरी है 35 किलोमीटर। कितना है 35 किलोमीटर, तो इसका इम्पीडेंस कितना आ जाएगा 70 ओम आएगा। 35 दूना 70, अगर 50 किलोमीटर का इम्पीडेंस 100 ओम है तो 35 किलोमीटर का इम्पीडेंस 35 दूना 70 हो जाएगा। ये जो है ये लाइन जो है 11 हमने जो लिया है, ये रिले की सेटिंग है, ये रिले की सेटिंग है या रीच ऑफ रिले हम कह सकते हैं। रीच ऑफ रिले का मतलब ये होता है कि कितनी दूरी तक की लाइन को हमको प्रोटेक्ट करवाना है। ये जो लाइन है रीच ऑफ रिले, इस रिले सेटिंग पर डिपेंड करता है। रीच ऑफ रिले है और ये रीच ऑफ रिले किस पर डिपेंड करता है, इस रिले सेटिंग पर डिपेंड करता है। तो फॉल्ट F1 आया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 35 किलोमीटर, इम्पीडेंस कितना है 70 ओम। तो ये पॉइंट हम कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट हम शो कर सकते हैं। ये पॉइंट हम कहीं यहाँ पर मान लीजिए शो कर दिए, ये कितना है F1। अब इसी तरीके से ये समझो कि ये फॉल्ट, ये लाइन आगे यहाँ से यहाँ तक जा ही रही है, ये ऐसे, यहाँ पर कोई फॉल्ट आ रहा है यहाँ पर, ये इसको मैं मान ले रहा हूँ F2, और इससे इसके बीच की डिस्टेंस हमने ये माना कि यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस जो है वो है 60 किलोमीटर। कितनी है 60 किलोमीटर। तो इम्पीडेंस कितना आ जाएगा 120 ओम इम्पीडेंस आ जाएगा। और इस लाइन में अगर मैं शो करना चाहूँ तो ये कहाँ दिखाएगा, यहाँ से यहाँ तक का इम्पीडेंस कितना है 100 ओम, ये कितना दिखा रहा है 120 ओम। तो ये 120 ओम मतलब ये हुआ कि ये 120 ओम करीब इधर कहीं यहाँ पर 120 ओम दिखाएगा। F2, यहाँ पर फॉल्ट आया F2। अब इसको एक और फॉल्ट ले लो, ये मान लो फॉल्ट यहाँ पर आता, इस पर, ये फॉल्ट हमने नाम दे दिया F3 नाम दे दिया। ये पीछे साइड, रिले के पीछे साइड, मतलब कि थीटा TL पर 180 अंश, थीटा TL प्लस पाई, मतलब कि ये इस साइड कहीं फॉल्ट आ रहा होगा। ये थीटा TL है, इसमें 180 और जोड़ेंगे, ये पाई, तो थीटा TL प्लस 180। आपने ऐसा देखा था ना कि अगर विपरीत दिशा में आता था तो 180 डिग्री ऐड हो जाता था एंगल। तो ये फॉल्ट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है F3 पर। अब इसको आप देखो, F1 फॉल्ट आपका कहाँ आया, यहाँ पर, F2 आपका यहाँ पर आया, F3 आपका यहाँ पर आया। तो जो हमने बताया था कि रिले का जो ट्रिपिंग रीजन है इंटीरियर ऑफ सर्किल है, ये इंटीरियर ऑफ सर्किल है। सर्किल के इंटीरियर में कौन सा फॉल्ट आ रहा है, F1 आ रहा है। सर्किल के बाहर कौन सा फॉल्ट आ रहा है, F2 आ रहा है, और सर्किल के बाहर ये भी F3 आ रहा है। जब सर्किल के अंदर फॉल्ट आता है तो ये किस रीजन में होता, ऑपरेटिंग रीजन में होता, मीन्स F1 पर रिले ऑपरेट करेगी। F2 क्या है, रिले के रीच से बाहर है तो F2 पर रिले ऑपरेट नहीं करेगा। F3 क्या है, रिले जो द्वारा जो सीन किया जा रहा है उससे विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में आप देखो, विपरीत दिशा में भले आप इसकी डिस्टेंस मान लो, इसकी डिस्टेंस मान लो कि 20 किलोमीटर,
इसकी डिस्टेंस हमने कितना माना 20 किलोमीटर। इम्पिडेंस कितना आएगा 40 ओम। यहाँ कितना है इम्पिडेंस 40 ओम। जो इम्पिडेंस टोटल इस रिले द्वारा सीन किया गया इम्पिडेंस की सेटिंग कितना है 100 ओम की सेटिंग है। 40 कितना है उससे कम है, ये जो F3 में इम्पिडेंस आ रहा है उससे कम है, लेकिन फिर भी रिले ऑपरेट नहीं करेगा। रिले ऑपरेट ना करने का मेन मतलब ये है, रिले ऑपरेट ना करने का रीज़न ये है कि ये रिले की जो ऑपरेटिंग रीजन ये सर्किल है उससे बाहर है और ये विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी। तो इससे दो बातें निकल के आई। एक बात ये है कि जो रिले ऑपरेट करेगा वो सर्किल के अंदर अगर कोई फॉल्ट आया उस रीजन में आया तभी ऑपरेट करेगा, और अगर फॉल्ट हमारा विपरीत दिशा में है तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। मीन्स ये आप कह सकते हो कि ये रिले माहो रिले डायरेक्शनल रिले है, माहो रिले डायरेक्शनल रिले है, जबकि इम्पिडेंस रिले आपकी नॉन डायरेक्शनल रिले थी। इम्पिडेंस रिले नॉन डायरेक्शनल रिले थी, लेकिन ये माहो रिले क्या है डायरेक्शनल रिले है। चलो, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको हटा दिया जाए। अगर जब F1 पर आता है फॉल्ट, F1 पर फॉल्ट आएगा तो रिले ऑपरेट करेगा, रिले ऑपरेट करेगा। F2 पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। F2 पर फॉल्ट आएगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा, रिले विल नॉट ऑपरेट। और F3 पर फॉल्ट आएगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा, रिले ऑपरेट नहीं करेगा। F3 पर फॉल्ट आएगा तो F1 पर फॉल्ट आया तो ऑपरेट करेगा। F2 पर क्यों नहीं ऑपरेट किया? क्योंकि रिले की रीच ऑफ से अधिक है। रिले का रीच मतलब ये होता है कि अभी आपको मैं बताऊंगा रीच क्या होता है। एक बोला जाता है अंडर रीच, ओवर रीच और रीच। रीच का मतलब ये होता है कि हमको कितनी दूरी तक सर्किट को प्रोटेक्ट करना है। जितनी दूरी तक रिले द्वारा सर्किट को प्रोटेक्शन प्रदान किया जाना है वो रिले का रीच कहलाता है। जितनी दूरी तक रिले द्वारा प्रोटेक्ट करना होता सर्किट को वो रिले का रीच कहलाता है। तो यहाँ रिले के लिए रीच कितना ये है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर 100 ओम। इस डायरेक्शन में इससे अधिक जाएगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। उसके विपरीत डायरेक्शन में भले इसका रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस कम है तब भी रिले ऑपरेट नहीं करेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके। बस सारे क्वेश्चन इस इंपॉर्टेंट नोट से पूछे जाएंगे। इट इज वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल ऑपरेटेड। वही चीज़ लिखा है, वोल्टेज रिस्ट्रेंड है, डायरेक्शनल ऑपरेटेड। इसका जो टार्क का फार्मूला आपने देखा था K3VI cos थीटा माइनस टाउ माइनस K2V², यही तो था ना। तो ये वाला ऑपरेटिंग टार्क डेवलप करता था, ये वाला रिस्ट्रेनिंग। तो हमने वोल्टेज वाला रिस्ट्रेनिंग है तो लिख दिया इट इज़ वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल ऑपरेटेड। और ये जो रिले है डायरेक्शनल रिले है, यह डायरेक्शनल रिले है, यह डायरेक्शनल रिले है। और ये जो रिले है माहो रिले लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। इसका प्रयोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। इसका प्रयोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग करते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसी में से अक्सर कुछ पूछा जाता है। एक आध पॉइंट और लिख लो, अभी इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बताएंगे। इसमें पावर स्विंग
का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। इसमें पावर स्विंग का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। कैसे कम पड़ता है ये आगे हम बताएंगे, क्योंकि अभी पावर स्विंग भी नहीं बताए हैं तो क्या बताएंगे। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हम आपको यहाँ पर नोट करके लिखा देते हैं, तो आपका ये रहेगा, एक साथ रहेगा, तो ये आपको याद रहेगा। दूसरा है, इसमें आर्क का प्रभाव अधिक पड़ता है। ये सीधे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। ये जितने पॉइंट आपके लिखाए जा रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इनको आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, या तो ये आप इतना केवल 4-5 पॉइंट आप कंप्लीट कर लीजिए, तो इसका मतलब डायरेक्शनल रिले का आपको सब कुछ, वो माहो रिले में आपको सब कुछ आता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, पावर स्विंग का प्रभाव सबसे अधिक रिएक्टेंस रिले में होता है। पावर स्विंग का प्रभाव रिएक्टेंस रिले में सबसे अधिक होता है। ये जो हमने नोट करके लिखाया है इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। बाकी इसके पीछे की थ्योरी ये सब समझने के लिए कहानी थी। चलो, तो आज हमने आपको बताया माहो रिले के बारे में। अब आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में हम लोग रिएक्टेंस रिले के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नई चीज़ें भी समझेंगे। जो चीज़ें हमने आज छोड़ दिया, जैसे पावर स्विंग छोड़ दिया है, रिएक्टेंस रिले छोड़ दिया है, इसको नए वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।